हेलो। मैं जीवन सिंह जीनियस ग्लोबल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में ज़्यादा कुछ बातचीत न करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्या है, बहुत अच्छे तरीके से हमसे पूछा जाता है। बोर्ड की अगर बात करें, आईआईटी मेंस की अगर बात की जाए, नीट की अगर बात करें, तो डिफरेंट एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड सवाल आता है। लेकिन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के सवालों को समझ नहीं पाते कि किस तरीके से इन सवालों को हमें सॉल्व करना है। तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपकी कोई भी डाउट ऐसी नहीं रहेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की जिसे आप सॉल्व न कर पाए। ठीक है। तो आज की क्लास में जो अब हमें पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता क्या है। ठीक है। ध्यान देने की कोशिश करिएगा। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, अपने आप को या किसी भी एक ऑब्जेक्ट को रेडिएशन से बचाने का काम करते हैं। ठीक है। एक्चुअल में सवाल अब हमारा ये आता है कि रेडिएशन क्या होती है। रेडिएशन की अगर बात करें तो एनर्जी का ट्रांसमिशन, चाहे वो वेव नेचर के फॉर्म में हो चाहे पार्टिकल नेचर के फॉर्म में हो, तो वही हमारी क्या कहलाती हैं, आपका रेडिएशंस कहलाती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो ये भी हमारी क्या है, आपका रेडिएशन है। तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में जब मैं आपको बता रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को हमें किससे सेव करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से या रेडिएशन से हमें सेव करना है। ठीक है। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में आपको बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है। मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग a certain region from electric field, magnetic field और रेडिएशन। इन दोनों के लिए मैं एक वर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। ठीक है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हम बोलने का काम करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आगे का सवाल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को समझना हमें कैसे है, तो उसके बारे में हमें जानना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को समझने के लिए हमने क्या बनाया, हमने क्या लिया, एक मेटेलिक कैविटी ली। मेटेलिक कैविटी को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं क्या, मेटेलिक कैविटी को दूसरा नाम मेटेलिक केज भी कह सकते हैं, मेटेलिक केज। या इस मेटेलिक केज की मदद से फराडी साहब ने सील्डिंग इफेक्ट को समझाया, तो इसी वजह से इस मेटेलिक केज को हम फराडे केज के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से, फराडे केज के नाम से भी इसको जानते हैं। अब देखिए, अब इस मेटल के इनसाइड जो हमने कैविटी बनाई है वो कैसी है, स्फेरिकल है। तो इसी वजह से ये कैविटी कैसी कहलाएगी, हमारी स्फेरिकल कैविटी कहलाएगी। कैसी कैविटी, स्फेरिकल कैविटी कहलाएगी। अब देखिए यहाँ तक कि आपने इंफॉर्मेशन ली। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को बहुत अच्छे ढंग से समझना है तो दो केस आपको समझने पड़ेंगे। दो केस कौन कौन से हैं, सबसे पहला केस है कंडक्टर विद कैविटी। कंडक्टर विद कैविटी का मतलब क्या हो गया, मेटेलिक केस, व्हेन नो चार्ज इनसाइड द कैविटी, जब कैविटी के इनसाइड हमारा कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है। दूसरे की अगर बात करें तो कंडक्टर विद कैविटी व्हेन चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द कैविटी, जब कैविटी के इनसाइड हमारा चार्ज प्रेजेंट होगा तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेंगी। इन केस फर्स्ट और केस सेकंड जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की क्लैरिटी आपके माइंड में आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए आगे का पॉइंट अब हम समझना चाह रहे हैं। सबसे पहला केस है हमारा कंडक्टर विद कैविटी व्हेन नो चार्ज इनसाइड द कैविटी। कैविटी के इनसाइड जब हमारा कोई भी चार्ज नहीं है तो उसके बारे में हमें जानना है। ध्यान दें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप सभी को एक बात तो मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के इनसाइड हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होती है, जीरो होती है। ऐसा सभी को मालूम है।
इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात की जाए कंडक्टर के इनसाइड कितनी होती है, 0। ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप सभी ने पढ़ा भी है। अब देखिए दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए, मैं यहां पर जो अप्लाई कर रहा हूं वो क्या है, गॉस लॉ का को अप्लाई कर रहा हूं। तो मैंने यहां पर लिखा अप्लाइंग गॉस लॉ। सबसे पहले आप सभी को गॉस लॉ का स्टेटमेंट तो याद ही होगा, ठीक है। गॉस लॉ क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए बराबर होता है हमारा किसके, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। अब देखिए मैंने यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाया, इस मेटल के इनसाइड हमने क्या बनाया, एक गॉसियन सरफेस हमने यहां पर बना दिया। ये हमारा सरफेस कौन सा है, गॉसियन सरफेस है, ठीक है। और गॉसियन सरफेस मेटल के इनसाइड बनाया गया है। तो आप सभी को मालूम है कि मेटल के इनसाइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0, ठीक है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई तो क्यू इनसाइड गॉसियन सरफेस के इनसाइड नेट चार्ज हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आई। अब देखिए क्यू इनसाइड जो 0 आया है ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। सबसे पहली बात, इसका मतलब क्या है, अगर इस कंडक्टर को अगर हम कोई भी चार्ज दें, इस मेटेलिक केज को कोई भी चार्ज दें, तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरा का पूरा चार्ज, मान लीजिए क्यू चार्ज दिया, वो पूरा का पूरा चार्ज इस मेटेलिक केज के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या फैल जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसकी कैविटी के सरफेस पर जो चार्ज है वो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, यहां तक की कहानी आपने समझी। इफ क्यू चार्ज is given to the metallic case or cavity, whole charge resides on the surface के ऊपर जाकर के बैठ जाएगा, but no charge is induced on the surface of cavity, लेकिन कैविटी के सरफेस पर हमारा कोई भी चार्ज क्या है, इंड्यूस नहीं होगा। तो यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आई कि अगर ऐसी कैविटी जिसके इनसाइड हमारा कोई भी चार्ज नहीं है तो क्या होगा, जितना भी चार्ज हम देंगे वो पूरा का पूरा चार्ज इस मेटेलिक केस के ऊपर रिसाइड कर जाएगा या बैठ जाएगा, और इस कैविटी का ये जो सरफेस है इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, 0 होगा। यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आई। चलिए अब यहां से हमें क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती हैं तो इसके बारे में हमें जानना है। देखिए अभी तक की क्लास में जो हमने जाना है कि इसको हमने क्यू चार्ज दिया तो वो पूरा का पूरा क्यू चार्ज क्या है, इसके सरफेस पर जाकर के बैठ गया है, ठीक है। इसके सरफेस पर जाकर के पूरा का पूरा क्यू चार्ज बैठ गया। आप देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, इसकी कैविटी की अगर बात करें तो कैविटी के सरफेस पर चार्ज कितना है, 0 है। तो यहां से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, तो इन पॉइंट्स के बारे में हमें समझना है। हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, सबसे पहला क्यू इनसाइड कैविटी के इनसाइड कितना हो गया, 0। क्यू इनसाइड 0 इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पैदा नहीं हुई है। तो मैं ये कह सकता हूं क्यू इनसाइड 0 इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी वो भी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज 0, ठीक है। कैविटी के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब देखिए आपसे कोई ये भी कह सकता है, ध्यान दें
कि नहीं जी इसके अंदर तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। तो उस बात का एक और जवाब यहां से मिल सकता है। जवाब क्या है? मान लीजिए आपकी बात को मान लिया जाए कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है। चलिए मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर बना दी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के बाद ध्यान दें, मैंने यहां पर दो पॉइंट इंडिकेट किए। एक पॉइंट मैंने यहां पर ए माना और एक पॉइंट हमारा क्या हो गया? बी, ठीक है। आपको एक पॉइंट मालूम है, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो जान लो कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा पोटेंशियल की वैल्यू क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या करता है? डिक्रीज करता है, ठीक है। अगर डिक्रीज करता है तो इसका मतलब क्या है? ए पॉइंट का पोटेंशियल हमारा ज्यादा है और बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर है? तो ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा हो गया और बी पॉइंट का पोटेंशियल हमारा क्या हो गया? कम हो गया। यहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिली। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कोई भी एक कंडक्टिंग बॉडी हमेशा एक इक्व पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करती है। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? एक ही बॉडी है हमारी और एक ही बॉडी पर दो पोटेंशियल मिल गए, विच इज नेवर पॉसिबल, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ये क्या हो गया? गलत हो गया। गलत क्यों है? बिकॉज क्यों गलत है? कंडक्टिंग बॉडी, कोई भी एक कंडक्टिंग बॉडी है, बिहेव्स एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करती है। क्लियर है सभी को? यहां तक की बात समझ में आ गई? इसी वजह से ये जो बात हमने बताई है ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। इसका मतलब क्या है? कैविटी के इनसाइड हमारी भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं हुई है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। 3 पॉइंट अब मैं यहां पर ले रहा हूं और इन 3 पॉइंट को आप समझने की कोशिश करिएगा। 3 पॉइंट क्या है? मान लीजिए एक पॉइंट हमने यहां पर फर्स्ट मान लिया और एक पॉइंट इसके सरफेस पर मान लिया सेकंड और इस कैविटी के इनसाइड एक पॉइंट मान लिया थर्ड, ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? ध्यान दें, पहले पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही पॉइंट का सेकंड का पोटेंशियल होगा, वही क्या आपका थर्ड पॉइंट का पोटेंशियल होगा। क्लियर है? जब एक बात बताइए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है इनसाइड तो पोटेंशियल क्यों चेंज होगा? ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो तीनों पॉइंट का पोटेंशियल हमारा कैसा होगा? सेम होगा। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आया क्या है क्या नहीं है। यहां से आपने एक कहानी जानी कि Q इनसाइड जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है और उस कैविटी के इनसाइड कहीं पर भी कोई भी पॉइंट आप ले लें, ठीक है, या मेटल के इनसाइड हमने कोई भी पॉइंट लिया तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्योंकि आप सभी को कहानी मालूम है, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात यहां तक की आपकी क्लियर हुई। चलिए अब हम केस सेकंड को जानते हैं। केस सेकंड के बारे में अब हमें यहां पर जानना है। केस सेकंड कंडक्टर विद कैविटी, ठीक है। कंडक्टर विद कैविटी का मतलब क्या होता है? मेटेलिक केस होता है। व्हेन चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द कैविटी, जब कैविटी के इनसाइड हमारा कोई चार्ज प्रेजेंट है। अब देखिए यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, उन इंफॉर्मेशन के बारे में भी आपको जानना है। देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, Q1 जो चार्ज है हमारा वो Q1 चार्ज इनसाइड द कैविटी है। Q2 चार्ज की अगर बात करें, इट इज गिवन टू द कंडक्टर। Q2 क्या आपका इस कंडक्टर का चार्ज है। Q3 चार्ज जो है ये हमारा क्या है? आपका आउटसाइड वाला चार्ज है, जो मेटेलिक केस से क्या रखा है? बाहर रखा है Q3 चार्ज।
अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अब हमें समझना है फिर से जिस तरीके से हमने पिछले वाले केस फर्स्ट को समझा था, उसमें हमने गॉस लॉ लगाया, गॉसियन सरफेस बनाया, इसी तरीके से इसमें भी हम क्या है गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ। यहाँ पर हमने क्या है गॉस लॉ को हमने अप्लाई किया, ठीक है। गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखा, ई डॉट डी ए जो बराबर होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। फिर से हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बनाया कंडक्टर के इनसाइड, हमने यहां पर फिर से एक गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है। और आप सभी, ये गॉसियन सरफेस हो गया। आप सभी को ये भी मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी होती है, 0। फिर से वही कहानी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो क्यू इनसाइड द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के इनसाइड नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है। अगर नेट चार्ज, अगर गॉसियन सरफेस के इनसाइड अगर हमें 0 करना है तो इसका मतलब क्या है, इस कैविटी के सरफेस पर हमारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, कितना, माइनस का Q1, माइनस का Q1 होगा और प्लस के Q1 को तभी तो कैंसिल आउट कर पाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को नहीं भूलना है, क्योंकि कंडक्टर के पास हमेशा Q2 चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कंडक्टर के पास Q2 प्लस Q1 चार्ज आ जाएगा। तो यहां से आप सभी को एक इंफॉर्मेशन मिली, यहां से एक इंफॉर्मेशन क्या मिली, यहां पर जाने सबसे पहले Q1 क्या है, चार्ज इनसाइड कैविटी, चार्ज इनसाइड कैविटी, कैविटी के इनसाइड चार्ज है Q1, माइनस का Q1 क्या है आपका, चार्ज इंड्यूस्ड, चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी, कैविटी, ठीक है। कैविटी के इनसाइड के सरफेस पर चार्ज कितना है, माइनस का Q1, ठीक है। इसके अलावा Q2 प्लस Q1, Q2 प्लस Q1 जो चार्ज है वो क्या है, चार्ज ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर चार्ज कितना है, Q2 प्लस Q1, Q2 प्लस Q1 कंडक्टर के ऊपर चार्ज है। Q3 चार्ज जो है ये क्या है आपका, चार्ज आउटसाइड द, आउटसाइड द मेटेलिक कैविटी या मेटेलिक केस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। यहां तक की इंफॉर्मेशन आप सभी को पता चली क्या है क्या नहीं है। अब देखिए सबसे पहले यहां पर पॉइंट जानने की कोशिश करिएगा, हमारा चार्ज यहां पर इस तरीके से इंड्यूस हो गया। अब देखो एक बेहतर इंफॉर्मेशन यहां पर क्या निकली, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस का Q1 चार्ज है, यहां पर माइनस का Q1 चार्ज है। इसका मतलब क्या है, इस प्लस, ये जो माइनस का Q1 चार्ज है ये कहां पर है, इसके सरफेस पर है। माइनस का Q1 चार्ज कहां पर है, इस सरफेस पर है, स्फेरिकल कैविटी। ये माइनस का Q1 चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर ये Q1 इसके सेंटर पर होगा। क्लियर है सभी को, अगर ये Q1 चार्ज इसके सेंटर पर होगा तो ये माइनस का Q1 चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर सेंटर के अलावा अगर हमने इसकी पोजीशन को चेंज किया, मान लीजिए इसको हम यहां ले आए, यहां लाने के बाद यहां पर तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज कम कम रह जाएगा, नॉन यूनिफॉर्मली तरीके से फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसके ऊपर, इस स्फेरिकल कैविटी के सरफेस के ऊपर। यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए इससे आगे की कहानी क्या है, इससे आगे की कहानी हमारी ये है, इस प्लस के Q1 चार्ज से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और टर्मिनेट हो जाएंगी नेगेटिव चार्ज में जाकर के। क्लियर है सभी को, क्योंकि दोनों के दोनों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं लेकिन अपोजिट नेचर के चार्ज हैं। इसका मतलब क्या है, कैविटी के इनसाइड चार्ज 0 होने पर भी कैविटी के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 नहीं हुई है।
यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी, क्लियर है सभी को। तो आपने इसके बारे में जाना क्या है क्या नहीं है। अभी हम अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर की भी बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर विशेष इंफॉर्मेशन आपको मिली कैविटी के इनसाइड। जब कैविटी के इनसाइड हमारा कोई चार्ज नहीं था तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी थी, 0। यहाँ पर कैविटी के इनसाइड जब चार्ज आ गया तो उसके सरफेस पर, कैविटी के सरफेस पर चार्ज हमारा इंड्यूस हो गया, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 नहीं हुई, कुछ ना कुछ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको समझ में आ गया। अगर ये कैविटी वाला चार्ज सेंटर पर है तो स्फेरिकल कैविटी के सरफेस पर चार्ज सिमेट्रिकली तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अदरवाइज अगर इसकी पोजीशन को चेंज कर दें तो नॉन यूनिफॉर्मली तरीके से चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको इधर लेकर के आऊंगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और क्योंकि इधर की तरफ लाने पर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा आ रही होंगी तो ज्यादा चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई। चलिए अभी तक जो आपने पढ़ा है, अब इससे आगे हम और इंफॉर्मेशन लेते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है, इसके सेंटर पर Q1 चार्ज माइनस का Q1 चार्ज इंड्यूस हुआ, आउटर सरफेस पर Q2 प्लस Q1 चार्ज आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से। यहां पर आउटसाइड हमारा Q3 चार्ज है, ठीक है। अब देखिए आपने ये भी जान लिया कि इसके इनसाइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, ठीक है, और वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर टर्मिनेट हो गई, नेगेटिव चार्ज पर, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो गई, खत्म हो गई। क्लियर है। अब देखो, अब यहां पर मैं कुछ रीजन ले रहा हूं, और रीजन लेने के बाद मान लीजिए अंदर वाले रीजन को मैं यहां पर कह रहा हूं x, कंडक्टर के इनसाइड वाले रीजन को y कह रहा हूं, आउटसाइड रीजन को मैं z कह रहा हूं, ठीक है। तो x हमारा क्या है, ये रीजन है कहां पर, इनसाइड कैविटी, इनसाइड कैविटी वाला रीजन हो गया, ठीक है, इनसाइड कैविटी, ठीक है। y रीजन की अगर बात करें तो y हमारा रीजन है इनसाइड, इनसाइड कंडक्टर, कंडक्टर के इनसाइड का रीजन है, ठीक है। और z की अगर बात करें तो z जो हमारा रीजन है ये कहां पर है, आउटसाइड द कंडक्टर है, ठीक है। अब यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, एक पॉइंट मैं यहां पर ले रहा हूं एट पॉइंट y, एट पॉइंट y पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, y पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी, 0, सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। y पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सम, जितने भी चार्ज यहां पर प्रेजेंट है उन सब की वजह से कितना होगा, 0 के बराबर होगा। आप सभी पढ़ के आए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है, 0। तो मैं यहां पर कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस के Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 प्लस Q1 चार्ज, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3 एट पॉइंट y कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये बात सभी को समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट सभी को समझ में आया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब मैं दो पॉइंट ले रहा हूं, एक तो पॉइंट मैं y ले रहा हूं और एक पॉइंट मैं क्या ले रहा हूं, z ले रहा हूं, ठीक है। एट पॉइंट y एंड z, ठीक है। आप सभी को एक कहानी तो मालूम है, ठीक है। कहानी क्या है कि इस Q1 की वजह से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली हैं, इस Q1 चार्ज की वजह से जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली हैं वो सब की सब यहीं पर आकर के टर्मिनेट हो गई हैं। क्लियर है सभी को, टर्मिनेट हो गई हैं। इसका मतलब क्या है, इन Q1 और माइनस के Q1 चार्ज की वजह से y वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और z वाले पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस के Q1 0 होगी, कहां पर, y वाले पॉइंट पर भी और दूसरा z वाले पॉइंट पर भी, ठीक है। अब इसी वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसमें इस इक्वेशन में मैं पुट कर सकता हूं। पुट करने के बाद ध्यान दें
एट पॉइंट वाई, एट पॉइंट वाई, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू जब 0 रख दी जाएगी तो वाई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 Q2 प्लस Q1 और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3 कितने के बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। इसका मतलब क्या है? इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज की वजह से वाई पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी कितने के बराबर होगी? 0 के बराबर होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? Q3 से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां बाहर ही खत्म हो गई होंगी, बाहर ही टर्मिनेट हो गई होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? बाहर अगर टर्मिनेट हुई है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज आया होगा, ठीक है, यहां पर नेगेटिव चार्ज आया होगा। और बाकी के रीजन में ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर क्या हो गया होगा? पॉजिटिव चार्ज सरफेस पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानिएगा, इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहीं पर आकर के क्या हो गई? टर्मिनेट हो गई। क्लियर है सभी को? यहीं पर आकर के क्या हो गई? टर्मिनेट हो गई। तो आप सभी को ये पॉइंट समझ में आया। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर इस क्यू चार्ज को, अगर क्यू चार्ज को पास में ले जाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। दूर ले जाऊंगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की कम एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। और इधर की तरफ हमारा कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी अंदर नहीं जा रही हैं और अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी बाहर नहीं आ पा रही हैं। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं यहां पर रख देता हूं तो वो इस Q3 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी है उनसे अपने आप को वो बचा सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर बाहर रख दिया, अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो अपने आप को बच जाएगा। किसकी वजह से? इस केज की वजह से, कैविटी की वजह से बच जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग हम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग आप सभी को समझ में आया क्या है क्या नहीं? मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपकी गाड़ी है, आपकी जो गाड़ी है वो क्या आपका एक मेटेलिक केज है, मेटेलिक केज है। उस मेटेलिक केज के इनसाइड आप हैं, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी या बाहर से रेडिएशंस उसके ऊपर फॉल हुई, ठीक है। तो वो रेडिएशन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। जैसे आकाशीय बिजली अगर आपकी गाड़ी के ऊपर गिरे तो वो आकाशीय बिजली की वजह से आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन इतना हो सकता है कि हाई अमाउंट ऑफ करंट की वजह से, रेजिस्टेंस उसके अंदर ज्यादा होने की वजह से हीट हमारी ज्यादा जनरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बिजली से तो कोई खतरा नहीं होगा, आकाशीय बिजली से, लेकिन आप उस हीट की वजह से ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट की वजह से आप रोस्ट जरूर हो सकते हैं, लेकिन आकाशीय बिजली से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। जैसे माइक्रोवेव ओवन है, ओवन की अगर बात की जाए तो उसके इनसाइड कोई भी चीज आप हीट कर रहे हैं तो वो बाहर वाली रेडिएशन ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपको भी इफेक्ट कर रही हैं, वो अंदर की अंदर केज की वजह से क्या हो जाती हैं? अंदर की अंदर ही टर्मिनेट हो जाती हैं, वहीं पर खत्म हो जाती हैं, बाहर वाले एटमॉस्फेयर में किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी इफेक्ट नहीं कर रही हैं। जैसे आपका मॉनिटर होता है, मॉनिटर की अगर बात करें तो उसका जो कैबिनेट बनाया जाता है वो किसका? मेटल का होता है, एक मेटेलिक केज होता है, जिससे उसके अंदर जो भी आपका डाटा है वो बाहर की रेडिएशन से इफेक्टेड ना हो। इसी वजह से वो किसके ऊपर वर्क करता है? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, जिससे बाहर की रेडिएशन आपके डाटा को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर पाए। क्लियर है? तो यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ में आई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग हमारा होता क्या है क्या नहीं है। तो इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिली। अब देखिए इसकी समरी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसकी समरी जो अभी तक की क्लास में आपने पढ़ा है, इसकी समरी के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो किसके बारे में पढ़ा था? कैविटी विदाउट चार्ज। कैविटी विदाउट चार्ज, जब कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है तो क्यू इनसाइड होने, क्यू इनसाइड हमारा कितना था? 0 था।
और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी भी हमारा कितना हुआ मेरे भाइयों, 0 हुआ। ठीक है, अब दूसरी अगर बात की जाए तो दूसरा पॉइंट आपने क्या पढ़ा, कैविटी विद चार्ज। कैविटी विद चार्ज, कैविटी के अंदर चार्ज था, यहां पर आपने Q1 चार्ज रखा, यहां पर माइनस का Q1 चार्ज इंड्यूस हो गया, लेकिन अभी भी कैविटी के इनसाइड नेट चार्ज हमारा कितना है, 0। लेकिन इस समय पर कैविटी के इनसाइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, 0 नहीं हुई है। क्लियर है सभी को, मैंने आपको बताया था यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज पर जाकर के टर्मिनेट हो जाएंगी, तो इसके बारे में जाना। यहां से एक पॉइंट आपका निकल के आता है कि अगर कैविटी के इनसाइड अगर हमारा क्यू चार्ज अगर 0 है, क्यू इनसाइड 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी 0 और मे नॉट बी 0। तो मैं यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकता हूं कि इफ क्यू इनसाइड द कैविटी is 0 then electric field inside the cavity may be 0 और may not be 0 और may not be 0। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। तो दोनों ही बात सही है, अगर कैविटी के इनसाइड हमारा क्यू इनसाइड तो 0 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर कोई हमसे सीधे ये कह दे क्यू इनसाइड कैविटी के इनसाइड हमारा चार्ज 0, वो तो हमेशा ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी या नहीं होगी, तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी 0 और मे नॉट भी 0। ठीक है, तो यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आई, ये समरी आप सभी को क्लियर हुई। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आप सभी को समझ में आया क्या है क्या नहीं है। अब देखिए इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हमसे पूछे गए उन न्यूमेरिकल के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जेई मेंस 2023 का ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। देखिए न्यूमेरिकल की अगर बात की जाए तो सवाल क्या है, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, सेंटर पर है सेंटर पर हमारा क्या है, यहां पर ध्यान दें, क्यू चार्ज रखा है और इसकी इनर रेडियस हमारी कितनी है, ए, और आउटर रेडियस हमारी क्या है बच्चा, बी। ठीक है, अब हमसे ये क्या बता रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू इन द 3 डिफरेंट रीजन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड रीजन कौन से हैं, देखिए अगर ए से कम वाली रेडियस वाली को क्या कह दिया इसने, इसको फर्स्ट रीजन कह दिया। और दूसरे रीजन की अगर बात करें तो दूसरा रीजन क्या है आपका, ए से तो बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, इसको कंडक्टर के अंदर वाले रीजन को क्या कह दिया, सेकंड रीजन कह दिया। और आर इज ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब क्या है, थर्ड रीजन इसने कौन सा माना है, आउटसाइड। तो इसका मतलब क्या है, इस क्यू चार्ज की वजह से हमें क्या बताना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो ये पॉइंट हमें समझाना है। ध्यान दें, सबसे पहली बात आपको मालूम है कैविटी है, यहां पर प्लस का क्यू चार्ज है तो यहां पर माइनस का क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। अगर हमारी सेल के पास कोई चार्ज नहीं था तो न्यूट्रल होनी चाहिए माइनस का क्यू चार्ज, तो इसके आउटर सरफेस पर प्लस का क्यू चार्ज आएगा। क्लियर है सभी को। अब देखिए इस क्यू चार्ज की वजह से अंदर फर्स्ट वाले पर तो कुछ ना कुछ क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, यहां पर टर्मिनेट होगी, फर्स्ट वाले रीजन में तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, यहां पर आपको समझ में आ गया। ई फर्स्ट तो हमारा 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी होती है, 0। इसका मतलब आप सभी को समझ में आ गया। ये प्लस, ये भी तो प्लस का क्यू चार्ज है, ये प्लस का क्यू चार्ज यहां पर सिमेट्रिकली तरीके से बाहर आउटसाइड सरफेस पर क्या आपका फैल जाएगा, और इस चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ई थर्ड हमारा कितना हो गया आपका, नॉट इक्वल्स टू 0, यहां पर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हम कह सकते हैं, यहां पर जानने की कोशिश करिएगा,
फर्स्ट वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर नहीं है, थर्ड में जीरो के बराबर नहीं है, सेकंड में कंडक्टर के इनसाइड है, तो सवाल का आंसर कौन सा हो गया आपका? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से पूछा गया सवाल, जेई 2023 का है, नया नया सवाल है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का ये सवाल देख लिया। अब देखिए एक बेहतर सवाल और है, इस सवाल को यहां पर समझने की कोशिश करिएगा क्या है क्या नहीं है, ध्यान दें। इस सवाल को समझने के लिए बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए कभी कभी तो हमें ये लगेगा कि ये सवाल क्या पूछ लिया गया है, ध्यान दें। हमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बतानी है, कहां पर? एक तो एक्स वाले पॉइंट पर, ठीक है, और दूसरा कौन से वाले पॉइंट पर? वाई वाले पॉइंट पर बताना है, ठीक है। लेकिन इसने क्या कर रखा है, ध्यान दें, एक्स वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है वो Q1 प्लस क्यू चार्ज की वजह से बतानी है, ठीक है। और वाई वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है वो कौन से चार्ज की वजह से? माइनस के क्यू चार्ज की वजह से, माइनस के क्यू चार्ज की वजह से बतानी है, ठीक है। अब देखिए लेकिन सवाल की अगर बात करें, लेकिन डिस्टेंस कहां से दे रखी है? Q2 चार्ज से दे रखी है। डिस्टेंस कौन से चार्ज से दे रखी है? Q चार्ज से दे रखी है। माइनस क्यू और Q1 प्लस क्यू चार्ज की तो कोई डिस्टेंस नहीं दे रखी है। अब देखिए एट पॉइंट एक्स, सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे भाइयों एट पॉइंट एक्स, एक्स पॉइंट पर, एक्स पॉइंट पर ध्यान दें, ये जो Q1 प्लस क्यू जो इसके सरफेस पर चार्ज है और जो Q2 चार्ज है, इन दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो होगी। मैं आपको पहले भी बता करके लाया हूं, एक स्लाइड में मैंने पढ़ाया है, यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। ये रीजन बताए थे, Q3 Q2 प्लस Q1 चार्ज की वजह से कि अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो है। क्लियर है सभी को? कितनी है? जीरो के बराबर है। तो आपको यहां से ये पॉइंट तो आप सभी को समझ में आ गया। एट पॉइंट एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 Q1 प्लस Q, और दूसरा कौन सा है? Q2 की वजह से इनसाइड वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। क्लियर है सभी को? अब देखिए इस Q2 चार्ज की वजह से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? Q1 प्लस Q, तो ये है ही है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मालूम है कि Q चार्ज की वजह से R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? KQ अपॉन R स्क्वायर। तो इस Q2 चार्ज की वजह से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी KQ2 अपॉन, यहां से यहां तक की डिस्टेंस b दे रखी है तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि Q1 प्लस Q चार्ज की वजह से x पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? माइनस के, इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के KQ2 अपॉन बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो पहला सवाल हमारा हो गया x वाला, एट पॉइंट x पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दी, ठीक है। अब देखिए y पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, y पॉइंट के बारे में यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। y पॉइंट हमारा कौन सा है? ये वाला है। लेकिन आपको ये मालूम है कि इस वाले Q चार्ज की वजह से और इस वाले माइनस के Q चार्ज की वजह से y पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? जीरो के बराबर होगी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एट पॉइंट y इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस का Q चार्ज कितने के बराबर होगा? जीरो के बराबर। आपको मालूम है कि Q चार्ज की वजह से y पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? KQ, डिस्टेंस कितनी है? a है, a स्क्वायर, E इक्वल्स टू माइनस के Q बराबर जीरो। तो माइनस Q चार्ज की वजह से y पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई कितनी? माइनस के KQ अपॉन a स्क्वायर। तो यहां तक ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया, बहुत आसानी से, बहुत इजी है। और जो किसके ऊपर बेस्ड है? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के ऊपर बेस्ड है। उम्मीद करता हूं कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये लगता है कि स्पीड धीमे है तो आप मोर स्पीड पर भी आप इसको देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो थैंक यू सो मच।